नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 17 नवंबर सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा के किसान बरतें ये सावधानी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 19 नवंबर को मिलेगी किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त। पीएम मोदी 10 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे 2-2 हजार रुपए। नारनौल क्षेत्र को मिली करोड़ों रुपए की सौगात, सीएम सैनी ने किया इन परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास। हरियाणा में इन सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, डीए बढ़ोतरी का मिला तोहफा, दिया जाएगा 4 महीने का एरियर भी। गुरुग्राम में मजदूरों को मिलेगा सस्ता और बेहतर भोजन, इस क्षेत्र में खुलेगी नई अटल मजदूर कैंटीन। हरियाणा में चैटबॉट व पोर्टल का किया शुभारंभ, नमस्ते बोलकर दर्ज करवा सकेंगे अपनी शिकायत। हरियाणा में 40% दिव्यांगता वाले कर्मचारियों को भी मिलेगा सेवा विस्तार, हाईकोर्ट ने दिया निर्णय, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में इस बार राशन डिपो पर नहीं वितरित होगा बाजरा, खाद्य विभाग ने बताई बड़ी वजह। मनीषा की मौत का मामला, पिता को सीबीआई ने कही ये बात, 23 नवंबर को गांव में की जाएगी महापंचायत। भारत घर में 15 साल बाद साउथ अफ्रीका से हारा, टीम 124 रन चेज नहीं कर सकी। और अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने विदेशी कर्मचारियों को सस्ता नौकर बताया, कहा हमें इनकी जरूरत नहीं, H1B वीजा खत्म करने की है तैयारी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा का मौसम ठंडा हो गया है। सुबह और शाम के समय ठंडी हवाएं चल रही हैं, जबकि रात का तापमान लगातार नीचे जा रहा है। एक सप्ताह पहले केवल करनाल, हिसार, महेंद्रगढ़ और नारनौल जैसे कुछ शहरों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे था, लेकिन अब दर्जन भर शहरों में रातें और अधिक ठंडी होने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 नवंबर तक प्रदेश में आसमान साफ और हवाएं सूखी चलेंगी, जिससे कि रात के तापमान में और अधिक गिरावट दर्ज की जा सकती है। हालांकि 19 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ का हल्का असर देखने को मिलेगा, जिससे आसमान में बादल छाने की संभावना है। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि गेहूं की बुआई में अब देरी न करें और इसे जल्द से जल्द निपटा लें। उन्होंने ये भी चेतावनी जारी की कि सरसों की फसल में इस मौसम में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। सरसों में रोगों की रोकथाम के लिए कृषि वैज्ञानिकों की सलाह अवश्य लें। हरियाणा में राशन डिपो धारकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि इस बार राशन डिपो पर लाभार्थियों को सर्दियों के प्रमुख खाद्यान्न बाजरे का वितरण नहीं किया जाएगा। सरकारी एजेंसियों द्वारा बाजरे की खरीद नहीं किए जाने के कारण खाद्य महापूर्ति विभाग द्वारा फैसला लिया गया है। डिपो पर अब लाभार्थियों को केवल गेहूं, चीनी और सरसों का तेल वितरित किया जाएगा। पिछले कुछ सालों से सर्दियों के मौसम में गेहूं के साथ साथ बाजरा भी वितरित किया जा रहा था, मगर इस साल सितंबर महीने के आखिर और अक्टूबर के शुरू में रुक रुक कर हुई बारिश के कारण फसल प्रभावित हुई और बाजरे का रंग बदरंग हो गया। मंडियों में बिकने आए बाजरे के सैंपल सरकारी खरीद एजेंसियों ने लैब भेजे, जो खराब क्वालिटी की वजह से पास नहीं हो पाए। लिहाजा इस बार सरकारी एजेंसियों ने बाजरे की सरकारी खरीद नहीं की। प्रदेश के गुलाबी राशन कार्ड धारकों की बात करें तो 35 किलोग्राम गेहूं दिया जाता है। इसी प्रकार बीपीएल कार्ड धारकों को प्रति सदस्य 5 किलोग्राम गेहूं दिया जाएगा। गेहूं के साथ साथ दोनों ही प्रकार के राशन कार्ड पर 1 किलोग्राम चीनी व 2 लीटर सरसों का तेल भी दिया जाएगा, जबकि पिछले कुछ सालों से दोनों ही प्रकार के कार्ड धारकों को सर्दियों में आधे से अधिक बाजरा व गेहूं वितरित किया जा रहा था। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नारनौल के नई अनाज सब्जी मंडी में आयोजित राज्य स्तरीय महाराजा सूरसैनी जयंती समारोह में शिरकत की। उन्होंने रैली स्थल में ही विभिन्न प्रकार का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इस दौरान मंच पर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव, नारनौल से बीजेपी विधायक ओम प्रकाश, महेंद्रगढ़ से बीजेपी विधायक कंवर सिंह यादव, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बुड़ौली सहित कई अन्य नेता उपस्थित रहे। इस भव्य समारोह में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बुड़ौली, सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह और पूर्व मंत्री अभय सिंह यादव भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर नारनौल के ट्रामा सेंटर का शुभारंभ किया गया। अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 110 आवासों का उद्घाटन किया गया। नारनौल में 2 नए पार्कों, चितवन वाटिका में 90,41,000 रुपए की लागत से तैयार पार्क का उद्घाटन किया गया। तो वहीं वार्ड नंबर 13 में सती माता मंदिर के पास 71,81,000 रुपए की लागत से बने पार्क का शुभारंभ किया गया। वहीं नांगल चौधरी में 3 बे वाले बस स्टैंड का निर्माण भी किया गया। महिला थाना से गर्ल्स ITI तक की सड़क निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्य का उद्घाटन भी किया गया। नारनौल में महिला थाना से अग्रसेन चौक तक की सड़क निर्माण कार्य का भी शुभारंभ हुआ। राजकीय कॉलेज अटेली में प्रशासनिक खंड का निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। जोग गांव में JVD भवन का निर्माण शुभारंभ कार्य किया गया। वहीं गांव आजमाबाद, मोकुता, मेघोत, हाला और कमानिया में गौशाला भवन का निर्माण शुभारंभ कार्य किया गया। फैजाबाद सीमा कनियाना सड़क सुधार का भी शिलान्यास हुआ। रेवाड़ी नारनौल सड़क मार्ग के शहरी हिस्से के सुधार कार्य का शिलान्यास किया गया। महेंद्रगढ़ के डुलाना गाँव में गौशाला भवन प्रोजेक्ट का शिलान्यास
विनाश हुआ तो नारनौल के विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री ने अलग से 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। साथ ही सैनी सभा नारनौल को उन्होंने अपने निजी खाते से 51 लाख रुपए देने का ऐलान किया। तो मंत्री महिपाल ढांडा, रणवीर गंगवा और आरती सिंह राव ने भी 11-11 लाख रुपए देने की घोषणा की। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रदेश सरकार ने छठे वेतन आयोग के तहत वेतन ले रहे कर्मचारियों को महंगाई भत्ता यानी डीए में बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। इन कर्मचारियों के वेतन में 5% की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद अब इन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 252% से बढ़ाकर 257% कर दिया गया है। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ 1 जुलाई से मिलेगा। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सभी कर्मचारियों को अगले महीने यानी दिसंबर में मिलने वाला नवंबर महीने का वेतन बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ मिलेगा। इसके साथ ही जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का यानी कुल 4 महीने का एरियर भी दिया जाएगा। छठे वेतन आयोग का लाभ ले रहे रिटायर्ड कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वित्त विभाग ने पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी नहीं की है। वहीं सरकार के इस फैसले से सेवानिवृत्त कर्मचारी नाखुश नजर आए। आधुनिकता के इस युग में डिजिटाइजेशन यानी चैटबॉट को बढ़ावा देने की दिशा में एक और नई पहल की शुरुआत की गई है। इसी कड़ी में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं शहरी आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नमस्ते चैटबॉट व प्रशासन की पहल पोर्टल का शुभारंभ किया, जिस पर आम आदमी घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज कराने के साथ ही फीडबैक भी दे सकेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि नागरिक चैटबॉट पर नमस्ते बोलकर अपना पता व समस्या दर्ज करवा सकते हैं। समस्या के समाधान की जानकारी भी चैटबॉट पर ही मिल पाएगी। वहीं प्रशासन की पहल के नाम से एक नया पोर्टल भी शुरू किया गया है। इसमें जाकर QR कोड स्कैन कर किसी भी विभाग कार्यालय के बारे में लोग अपना फीडबैक दे सकेंगे। इससे किसी भी कार्यालय व विभाग में लोगों के साथ दुर्व्यवहार की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। यहाँ IMT मानेसर में मजदूरों के लिए एक अटल श्रमिक किसान कैंटीन खोली जाएगी। इससे मजदूरों को नामात्र दर पर भरपेट स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा। इस क्षेत्र में लंबे समय से कैंटीन खोलने की मांग उठाई जा रही थी, जो अब पूरी होने जा रही है। इस कैंटीन को हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और स्व सहायता समूहों द्वारा संचालित किया जाएगा। मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया में स्थापित विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में हजारों की संख्या में लोग काम करते हैं। इन्हें खाने के लिए रेडियो या फिर ढाबों का सहारा लेना पड़ता है। अब यह कैंटीन खुलने से उन्हें शुद्ध और पौष्टिक भोजन नामात्र खर्चे पर मिलेगा। HSIIDC के AGM RK जिंदल ने कहा कि कैंटीन के लिए जमीन का चयन कर लिया गया है। बहुत जल्द काम शुरू किया जाएगा। कर्मचारियों और श्रमिकों को गुणवत्तापूर्ण भोजन की सुविधा मिलने जा रही है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से हरियाणा सरकार के नियमों को चुनौती देने वाली 134 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिव्यांग कर्मचारियों के पक्ष में एक अहम निर्णय दिया गया है। अदालत ने माना कि केवल 70% या फिर उससे ज्यादा विकलांगता और नेत्र दिव्यांगता वालों को ही 2 साल का सेवा विस्तार देना भेदभावपूर्ण है। कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिया गया है कि अब 40% तक की दिव्यांगता वालों को भी इस लाभ का पात्र माना जाएगा। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 58 वर्ष है। दिव्यांग कर्मियों को सरकार ने 2 साल का सेवा विस्तार देने का फैसला लिया है, मगर इसे सिर्फ 70% दिव्यांग कर्मियों व नेत्र दिव्यांगों तक ही सीमित कर दिया गया है। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि ऐसा करना दिव्यांग कर्मियों में भेदभाव करना है और इस नियम को खारिज किया जाए। कोर्ट का कहना है कि सरकार द्वारा PGI रोहतक से फिर से मेडिकल बोर्ड बनाकर जांच कराने की अनिवार्यता भी नहीं थोप सकता, क्योंकि कर्मचारियों के पास पहले से ही मान्य दिव्यांगता सर्टिफिकेट उपलब्ध है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाने वाले 3 आतंकी शिक्षकों डॉक्टर उमर, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर मुजम्मिल से जुड़े कई नए खुलासे हो रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल से जुड़े होने के शक के चलते यूनिवर्सिटी सूत्रों ने खुलासा किया है कि तीनों डॉक्टर अक्सर 3 से 4 महीने की छुट्टी पर एक साथ गायब हो जाते थे। ये प्रक्रिया काफी लंबे वक्त से चली आ रही थी, लेकिन कभी भी किसी ने इसका विरोध नहीं किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनिवर्सिटी में 3 से 4 महीने की लंबी छुट्टियां टीचर्स और स्टूडेंट्स को मिलना संभव नहीं था, लेकिन इन तीनों को बिना किसी बाधा की लंबी छुट्टियां मिल जाती थी। ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि इन छुट्टियों के लिए तीनों आतंकी डॉक्टर से किसी भी तरह का लिखित स्पष्टीकरण भी नहीं मांगा जाता था। तीनों की महीनों की अनुपस्थिति यूनिवर्सिटी प्रशासन के रिकॉर्ड में दर्ज जरूर होती थी, लेकिन उनके खिलाफ किसी भी तरह का कोई कार्रवाई या नोटिस जारी नहीं किया जाता था। तीनों के एक साथ छुट्टी पर जाने और एक साथ वापस आने की स्थिति में मामला और भी संदिग्ध लगने लगा। छुट्टी से लौटने के बाद उन्हें बिना किसी पूछताछ के तुरंत ड्यूटी पर फिर से नियुक्त कर दिया जाता था। यह ढील विश्वविद्यालय
की सामान्य प्रक्रिया के बिल्कुल उलट थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी नियम के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी लंबे वक्त तक अनुपस्थित रहता है तो उसे नोटिस देकर जवाब मांगा जाता है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि प्रशासन को पहले से इनकी गतिविधियों के बारे में पता था या फिर बिना जांच पड़ताल के लंबी छुट्टियां देना केवल लापरवाही था या फिर किसी दबाव में ऐसा फैसला लिया जाता था। जांच एजेंसियां अब यूनिवर्सिटी से तीनों डॉक्टर्स के रिकॉर्ड, उनकी छुट्टियों का विवरण, विदेश यात्राओं से जुड़े डॉक्यूमेंट्स और वित्तीय लेन देन की जानकारियां भी इकट्ठा करने में जुटी हैं। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड दूध की क्षमता बढ़ाने के लिए कई बड़ी योजनाओं पर काम कर रहा है। फिलहाल प्रदेश में 6 वीटा मिल्क प्लांट का संचालन हो रहा है। अब साथ में सबसे बड़े स्काडा विधि से संचालित होने वाले मिल्क प्लांट को रेवाड़ी के बावड़ में स्थापित किया जाएगा। बावड़ वाले प्लांट से दिल्ली और एनसीआर में दूध और दूध से निर्मित उत्पादों की आपूर्ति होगी। प्लांट की स्थापना वाले क्षेत्र में 25 से 30 किलोमीटर के दायरे में शामिल गाँव के तकरीबन 7 से 8 हजार किसानों को इसका लाभ होगा। प्रदेश में स्थापित होने वाला सबसे बड़ा मिल्क प्लांट अत्याधुनिक होगा। बावड़ में 16 एकड़ जमीन चिन्हित हो चुकी है। सरकार से बजट मिलते ही योजना पर काम शुरू होगा। योजना पर तकरीबन 300 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है। बावड़ को लेकर 2 योजनाएं हैं। बावड़ में स्थापित होने वाले प्लांट में दूसरे प्लांट के अतिरिक्त दूध को भी भेजा जाएगा। अभी तक एनसीआर और दिल्ली में बल्लभगढ़ के प्लांट से दूध और दूध से निर्मित उत्पादों की आपूर्ति होती है। बावड़ में नए प्लांट की स्थापना होने से सीधे तौर पर एनसीआर और दिल्ली में लाभ होगा। यहाँ 1200 से 1600 युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और स्थानीय किसानों को इसका पूरा लाभ होगा। सीबीआई के अधिकारियों ने मनीषा के पिता से कहा है कि मामले में खुलासा होने में अभी कुछ समय और लगेगा। मनीषा के पिता संजय ने बताया कि मामले की सच्चाई सभी के सामने आनी चाहिए। वहीं गांव ढाणी लक्ष्मण की टीचर मनीषा की मौत के मामले को लेकर 30 नवंबर को गांव में महापंचायत की जाएगी। अगर तब तक सरकार कोई ठोस आश्वासन नहीं देती है तो महापंचायत में बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू करने का भी निर्णय लिया जा सकता है। लक्ष्मण ढाणी निवासी स्कूल टीचर मनीषा 11 अगस्त को सिंगानी से लापता हुई थी और 13 अगस्त को उनका शव खेतों में मिला था। पुलिस ने आरंभ में इसे हत्या माना और मामला दर्ज किया, लेकिन 18 अगस्त को पुलिस ने मामले को घुमा दिया और आत्महत्या की दृष्टि से मामले की जांच शुरू कर दी। मामले के 5 दिन बाद पुलिस ने सुसाइड नोट के बारे में परिजनों को बताया। इसके बाद परिजनों ने मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग रखी, जिस पर सरकार ने मनीषा मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। तभी से लेकर अभी तक सीबीआई मामले की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर को जारी होने जा रही है। देश भर के तकरीबन 10 करोड़ से अधिक किसानों को इसका फायदा मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी 21वीं किस्त जारी करेंगे। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें यानी साल में कुल मिलाकर 6 हजार रुपए दिए जाते हैं। यह राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे जमा की जाती है। केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों में 21वीं किस्त पहले ही जारी कर दी है, यानी 26 सितंबर 2025 को पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के किसानों को ये किस्त दे दी गई है, क्योंकि इन राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान की भरपाई के लिए अग्रिम राहत राशि दी गई थी। इसके अलावा 7 अक्टूबर 2025 को जम्मू कश्मीर के किसानों को भी एक किस्त मिल चुकी है। बाकी राज्यों को नवंबर में भुगतान होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जारी की थी। सर छोटूराम कॉलेज ऑफ एजुकेशन जींद की तरफ से लैब असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, हेल्पर, सपोर्टिंग स्टाफ व टेक्निकल के पदों के लिए नवीनतम अधिसूचना जारी की गई है। इच्छुक उम्मीदवार डाक के माध्यम से आवेदन भेजकर या जमा करवा के आवेदन कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट के लिए उम्मीदवार विज्ञान विषय में स्नातक होने चाहिए, तो वहीं लैब अटेंडेंट, हेल्पर या सपोर्टिंग स्टाफ के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होने चाहिए। वहीं टेक्निकल असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदक संबंधित टेक्निकल फील्ड में डिप्लोमा, ITI या ग्रेजुएशन धारक होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 दिसंबर रहेगी। भारतीय टीम रविवार को साउथ अफ्रीका से पहला टेस्ट मैच हार गई। टीम 124 रन का टारगेट चेज नहीं कर सकी। ऐसा पहली बार हुआ जब भारत अपने घर पर 125 रन से कम का लक्ष्य हासिल नहीं कर सका। ये कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 15 साल में भारत की पहली हार है। टेम्बा बाउमा बतौर कप्तान टेस्ट में अब तक एक भी मैच नहीं हारे हैं। उनकी टीम ने भारत को 93 रन पर ऑल आउट करके ईडन गार्डन्स स्टेडियम का लोएस्ट स्कोर डिफेंड किया। वहीं भारतीय पेसर मोहम्मद सिराज के नाम इस साल 41 विकेट हो गए हैं। भारत में पहली बार 125 रन या फिर उससे
कम के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया हार गई। ईडन गार्डन्स में साउथ अफ्रीका ने 124 रन के टारगेट को डिफेंड कर लिया। भारत 2024 में वानखेड़े स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ 147 रन नहीं बना सका था। ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट में ऐसा दूसरी बार ही हुआ। 1997 में ब्रिजटाउन में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत 120 रन का टारगेट चेज नहीं कर पाया था। वहीं भारत अपने घर पर 15 साल बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोई टेस्ट मैच हारा है। वहीं टीम को पिछली हार 2010 में नागपुर में मिली थी। ईडन गार्डन्स की बात करें तो इस स्टेडियम में 13 साल बाद भारत को किसी भी टेस्ट में हार मिली है। टीम को आखिरी बार इंग्लैंड ने साल 2012 में 7 विकेट से हराया था। टाटा मोटर्स अपनी मोस्ट अवेटिंग एसयूवी सिएरा को शनिवार 15 नवंबर को रिवील कर दिया है। कंपनी इसे भारत में 25 नवंबर को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने इसके प्रोडक्शन मॉडल का टीजर जारी किया है। कार को कई बार टेस्टिंग के दौरान सड़कों पर देखा जा चुका है। सिएरा टाटा के लिए एक आइकॉनिक नाम था जिसे 2003 में बंद कर दिया गया था। अब 22 साल बाद सिएरा मॉडर्न स्टाइल और फीचर्स के साथ वापसी कर रही है। इसे पहले आईसीई वर्जन में पेश किया जाएगा, इसके बाद ईवी वर्जन भी आएगा। कार में 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम यानी एडीएस जैसे सेफ्टी फीचर भी मिलेंगे। टाटा सिएरा की एक शोरूम कीमत तकरीबन 11 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, स्कोडा कुशाक, वोक्सवैगन टाइगन, मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट और एमजी एस्टर से रहेगा। टाटा सिएरा के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का अभी खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन इसमें 1.5 लीटर TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन व डीजल इंजन का ऑप्शन दिया जा सकता है। सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी G4S ने सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए वैकेंसी निकाली है। ये वैकेंसी 10वीं पास के लिए है। इसके लिए फ्रेशर और एक्सपीरियंस्ड दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये परमानेंट जॉब है और इसमें रोटेटिंग शिफ्ट है। कैंडिडेट को 10वीं पास होना चाहिए। पुरुषों के लिए न्यूनतम हाइट की बात करें तो 5 फीट 7 इंच और महिलाओं के लिए 5 फीट तय की गई है। फ्रेशर्स के लिए 18 से 35 वर्ष और एक्सपीरियंस्ड सिक्योरिटी गार्ड के लिए 40 वर्ष तक की आयु सीमा रहेगी। फिजिकली और मेंटली फिट होनी चाहिए। वह मैच्योर यानी परिपक्व दिखना चाहिए। महिला और पुरुष मिलाकर इस पद पर वैकेंसियों की कुल संख्या 120 रहेगी, जिसमें 14,000 रुपए प्रति माह सैलरी दी जाएगी। इसके लिए जॉब लोकेशन जयपुर राजस्थान रहेगी। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। हरियाणा में देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नमस्कार।